हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिज्यूमे के बारे में। इस वीडियो के डिस्कशन को आगे लेके जाने से पहले आई रिकमेंड यू कि आपने इससे पहले जो हमारे स्किल रिलेटेड वीडियो था या फिर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक वीडियो में हमने एक डिटेल में डिस्कशन किया था, वो वीडियो होपफुली आपने देखा है। इसी के साथ एक सीवी का हमने अलग से वीडियो बनाया था। आई होप आपने वो सीवी रिलेटेड वीडियो भी पूरा देखा है। अगर आपने देखा है तो यहाँ पर कुछ बातें मुझे दोहरानी नहीं पड़ेंगी एंड आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि वो वीडियोस ठीक से देख लेना, बिकॉज यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्टिव्स या स्किल्स या और भी कोई सिमिलर बात होगी तो मैं सेम डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। तो प्लीज you go through those videos properly and then you come to this video of resume making। रिज्यूमे का मतलब क्या होता है? रिज्यूमे जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये समराइज फॉर्मेट है आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स का और आपके वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड क्रेडेंशियल्स का। तो जो जरूरी है, जो काम का है, वो टू द पॉइंट उतना ही हमें यहाँ पर मेंशन करना है। खास करके आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ज्यादा यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। इसकी शुरुआत करने से पहले हमने आपको ईमेल में ऑलरेडी जो अलग अलग टेम्पलेट्स है इस रिज्यूमे के, अलग अलग जो डिजाइन हो सकते हैं, उसमें से कुछ डिजाइन हमने आपको ईमेल किए हैं। आप चाहो तो गूगल सर्च करके भी कुछ अलग टेम्पलेट से अलग डिजाइन ढूंढ सकते हो, या फिर MS Word 16 आपके पास है तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स मौजूद है। अगर आपके पास पुराना MS Word है तो MS Office Publisher करके जो आपको लिंक मिलेगा उसमें आप ढूंढ सकते हो। ये सबके चक्कर में नहीं पड़ना है, तो हमने ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स या डिजाइन्स आपको ईमेल किए हैं। अभी आ जाते कंटेंट पे। तो कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। आपका टेम्पलेट डिजाइन आप जो चाहे, आपको जो पसंद आए वो यूज कर सकते हो। कंटेंट की शुरुआत में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम अपना नाम लिखते हैं। तो आपका नाम एक बोल्ड में बड़े लेटर्स में आप यहाँ पर लिख सकते हो और उसके नीचे आएंगे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कितने लिखने, कौन से लिखने, वो आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका रेसिडेंशियल एड्रेस पूरा यहाँ पर नहीं एंटर करना है तो इट्स अप टू यू, यू कैन डू दैट। आप अपना पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर एंटर मत करो। तो इन शॉर्ट यहाँ पर आप चाहो तो नोएडा NCR और जो भी स्ट्रीट नेम है वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करना है। ईमेल आईडी के बारे में मैंने कुछ एक बात CV में डिस्कस की है, वो ठीक से सुन लेना। तो यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने मेंशन किया। आप कॉन्टैक्ट नंबर, जो मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर अगर एंटर करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना है मत करो। बट आई सजेस्ट यू कि यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर भी एंटर कर सकते हो। ये हुआ आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। बट मोबाइल नंबर लिखना या नहीं लिखना, वो दैट इज टोटली योर पर्सनल चॉइस, एज नाउडेज मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस हैपेंस वाया ईमेल। तो ये हुए इनिशियल डिटेल्स। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बारे में बहुत सारा डिस्कशन डिटेल में हमने ऑब्जेक्टिव के वीडियो में किया है कि ऑब्जेक्टिव क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। सो आई डोंट वांट टू डिस्कस द सेम थिंग हियर अगेन। इसके नीचे आ जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो वर्क एक्सपीरियंस आएगा, अगर नहीं है तो जो कंटेंट आना है वो इसके नीचे है। फिलहाल वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो वर्क एक्सपीरियंस आपके पास इकट्ठा हो जाएगा 2, 3, 4 साल का। तो ये वर्क एक्सपीरियंस विल बी द नेक्स्ट थिंग। एज मैंने CV में भी बताया कि रिज्यूमे में अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में वर्क एक्सपीरियंस पहले आता है, एजुकेशनल डिटेल्स जो भी है बाद में आएंगे। हाउ यू कैन राइट इट, तो उसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि वर्क एक्सपीरियंस में जो पोजीशन है वो यहाँ पर लिखा है। जो लेटेस्ट जॉब पे आप हो या जो लेटेस्ट पोजीशन पे आप हो वो यहाँ पर टॉप में लिखा है। CV में ये सीक्वेंस बहुत बार चेंज भी हो जाता है, लेकिन रिज्यूमे में ऑलवेज आपका जो लेटेस्ट जॉब प्रोफाइल है वो या फिर जो करंट जॉब प्रोफाइल है वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो जो भी आपका डेजिग्नेशन है, जो भी आपका पोस्ट है वो लिखा हुआ है, आपकी कंपनी का नाम और आप कब से वहां पर काम कर रहे हो वो यहाँ पर लिखा है। एंड उसी के साथ जो भी आप प्रोफाइल हैंडल कर रहे थे उसके बारे में इन शॉर्ट 1-2 लाइन के आसपास के कंटेंट में आप लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो 2 लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैनेज द टीम ऑफ डिविजनल टीम लीडर्स
trained and mentored new sales representatives, oversaw regional account lists averaging more than 90 existing clients and 40 prospects. तो जो एक स्टैटिस्टिकल डेटा आपके पास है, आप अगर वो देना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि जैसे टू बी प्रिसाइज यहाँ पर लिखा है कि मोर देन 90 क्लाइंट्स को इन्होंने हैंडल किया है एंड मोर देन 40 प्रोस्पेक्ट्स जो है उनके साथ इनका डीलिंग होता था. तो यू कैन मेंशन समथिंग स्पेसिफिक टू द पॉइंट ओवर हियर, जिसमें 2 लाइन में एक अच्छा खासा जो भी मैसेज जाना है, जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे होना है वो हो जाता है. टीम लीडर नेक्स्ट लिखा हुआ, तो टीम लीडर सेल्स और यहां पर वापस कंपनी का नाम और कितने टाइम से आप वहां पर रुके हुए हो वो लिखा है. देखो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है तो आप सिर्फ ईयर्स में डेटा यहां पर लिखते हो, जैसे कि 2008 से लेके 2012 तक. जिनका एक्सपीरियंस कम है, मतलब 1 से 2 साल का, तो उस केस में आप मंथ के साथ भी डेटा लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल सितंबर 2008 टू जुलाई 2012, इस फॉर्म में ये चल जाएगा. बट अदरवाइज ईयर टू ईयर डेटा लिखा जाएगा जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस 4-5 साल के ऊपर चला जाएगा. तो ABC फार्मा कंपनी है एंड अगेन 2 लाइन में उस टाइम आपका जो प्रोफाइल था वो उस बंदे ने यहां पर लिखा है. यहां पर एक बात आप नोटिस कर सकते हो कि ये जूनियर सेल्स एसोसिएट का पोस्ट है, जो उसका सबसे पहला जॉब पोस्ट था. कंपनी का नाम सेम है. आई होप यू कैन क्लियरली सी दिस. ये ABC फार्मा है, ये भी ABC फार्मा है. तो अगर विद इन द सेम कंपनी आपका प्रोफाइल चेंज हो रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसको आप एक सेपरेट तरीके से अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो. और ये एक थोड़ा एडवांटेज होगा कि ये दिखाई देता है कि उस बंदे का सेम कंपनी में 2 साल के बाद प्रमोशन हुआ है नेक्स्ट पोजीशन पे. So this is a way you can represent in your resume. आपका फिर जॉब प्रोफाइल कोई भी हो, this can be done for any profile. नेक्स्ट जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाता है. यहां पर आप एक चेंज क्लियरली देख सकते हो कि क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 2002 to 2006, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ इतना लिखा है. अभी अगर आप ऊपर देखोगे तो इस बंदे का एक्सपीरियंस ऑलरेडी अच्छा खासा हो चुका है, 6 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है. ठीक है, 2006 से स्टार्ट करे और 2012 से आगे वो करंट कंपनी में है. बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 6 साल के ऊपर का है. इस केस में ना उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैटर नहीं कर रहा है, तो इसने इन शॉर्ट सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा है. जो भी उसका ईयर ऑफ पासिंग है वो मेंशन है और कौन से स्ट्रीम में उसने ग्रेजुएशन पूरा किया वो लिखा है. ठीक है, अभी इस बंदे के लिए चल जाएगा. अगर आप फ्रेशर हो तो फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो आपको वो स्पेस एजुकेशन के लिए देना पड़ेगा. तो इन दैट केस क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये ऑलरेडी मैंने सीवी के वीडियो में डिस्कस किया है. ठीक है, सिर्फ चेंज इतना रहेगा, यहां पर लेटेस्ट क्वालिफिकेशन ऊपर आएगा और लेटेस्ट क्वालिफिकेशन में भी किस तरीके से लिखना होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो जो सीवी का था उसमें बताया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक स्टेटमेंट में बता देता हूं, completed bachelor's in business administration with distinction from University of Delhi in 2006, इतना आप लिख सकते हो. उसके नीचे आपका जो HSC का क्वालिफिकेशन है वो लिख सकते हो, और फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन कब लिखना, मार्क्स कब लिखने हैं, ये भी मैंने पिछले सीवी के वीडियो में बताया है. तो आई एम नॉट रिपीटिंग द सेम थिंग्स अगेन. हाँ, यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप अपने जो सर्टिफिकेशंस हैं वो भी मेंशन कर सकते हो. यहां पे एडिशनल पॉइंट सिर्फ इतना कहूंगा, जो रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस है, जो रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस है, सिर्फ वही मेंशन करो. जैसे कि यहां पर सर्टिफाइड बाय द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, फार्मेसी रिलेटेड इसका प्रोफाइल है, तो उसने ड्यूरिंग द वर्क एक्सपीरियंस कुछ सर्टिफिकेशन को ही कंप्लीट किया है. फॉर फ्रेशर आपके पास जो भी नॉलेज है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट अगर आपने कुछ अचीव किए तो यहां पर लिख सकते हो. रिलेवेंट सर्टिफिकेशन लिखना जरूरी है, ये खाली याद रखो. फॉर एग्जाम्पल ये बंदा सेल्स प्रोफाइल में है, अगर उसने टैली का कोर्स भी कंप्लीट किया है तो यहां पर टैली के बारे में लिखने में कुछ मतलब नहीं है, वो इनफैक्ट डिस्ट्रैक्शन होगा आपके रिज्यूमे में. तो जो रिलेवेंट सर्टिफिकेशन नहीं है
वो नहीं लिखना है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए और एक बात बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो लेकिन आप आईटी रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसके लिए आपने कुछ आईटी रिलेटेड कोर्सेज भी कंप्लीट किए हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो बहुत सारे इंजीनियर ऐसे करते हैं कि उनका कोर प्रोफाइल मैकेनिकल का होता है या इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है लेकिन आईटी रिलेटेड कोर्सेज वो कंप्लीट करते हैं। और अगर आप आईटी रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका मेन फोकस आपके सर्टिफिकेशन पे है, तो आपको वो सर्टिफिकेशन आपके इस प्रोफाइल में एनहांस करके बताना है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो प्रोफेशनल स्किल का है। दिस इज अगेन वन मोर प्लेस जिसमें ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बंदे को तो बहुत चांस है कुछ लिखने के लिए, लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए भी यहां पर लिखने का मौका है। आप चाहो तो सिर्फ स्किल्स लिख सकते हो। इफ यू वांट यू कैन रिमूव दैट प्रोफेशनल पार्ट, यू कैन सिंपली राइट स्किल्स, और प्रोफेशनल स्किल्स पूरा लिखा है तो भी चलेगा। तो फिलहाल ये बंदा सेल्स का है तो उसने इन शॉर्ट जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो लिखे हुए हैं कि पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, टीम लीडरशिप, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस एंड सो ऑन। तो स्किल्स क्या है क्या नहीं है वो भी हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। जैसे कि यहाँ पर एक्सपर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, तो ये जो स्किल है ये टेक्निकल स्किल है लेकिन उसका सर्टिफिकेशन नहीं है, तो उसने सर्टिफिकेट में नहीं लिखा, उसने स्किल्स में लिखा है एक्सपर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो जो भी अलग टाइप के स्किल्स हैं ये आप अपने सीवी में, आपके रिज्यूमे में इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। इफ यू वांट टू इलैबोरेट फर्दर स्पेशली फॉर फ्रेशर, अगर आप अपने स्किल को यहाँ पर इलैबोरेट करना चाहते हो तो जैसे कि ऊपर वर्क एक्सपीरियंस का पॉइंट इलैबोरेट करके बताया हुआ है, आप यहां पर अपना स्किल इलैबोरेट करके बता सकते हो। मतलब क्या कि अगर आप लीडरशिप स्किल इलैबोरेट करना चाहते हो, टीम लीडरशिप स्किल है चलो, तो यू कैन एक्सप्लेन कि आपने टेक फेस्ट में अपनी टीम को लीड किया था, तो वहां पर पूरी डिटेल्स आनी चाहिए कि आपने कौन से टेक फेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, कौन से टीम को किस इवेंट में लीड किया था, वो प्रॉपर्ली लिखा होना जरूरी है। तो स्पेशली फॉर फ्रेशर्स स्किल्स में आप इलैबोरेट करके थोड़ा सा एडिशन कर सकते हो, थोड़ा लेंथ बढ़ा सकते हो एज यू डोंट हैव एक्सपीरियंस टू डिस्कस। नाउ इन द सेम वे यहां पर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं था लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट के पास अगर कोई इंटर्नशिप वाला एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर अपने इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस लिख सकते हो। मेनी टाइम्स यू मस्ट बी नोइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, बीएमएस स्टूडेंट्स भी इंटर्नशिप करते हैं, बीबीआई स्टूडेंट्स के पास भी बहुत बार अलग अलग कॉलेजेस में इंटर्नशिप के ऑप्शंस या फैसिलिटीज अवेलेबल होता है। तो जो भी आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है आप उस पर भी फोकस करके यहाँ पर जरूर मेंशन कर सकते हो, सो दैट विल एनहांस योर प्रोफाइल। प्रोफेशनल स्किल्स के बाद लैंग्वेजेस पे आ जाते हैं, जहां पर टेक्निकल लैंग्वेजेस का सवाल है जो कंप्यूटर रिलेटेड है, आप चाहो तो वो यहां पर मेंशन कर सकते हो। जो अपने रियल लाइफ लैंग्वेजेस है वो भी मैंने यहां पर मेंशन किए, जैसे कि कन्वर्सेशनल हिंदी एंड मराठी। तो मैंने सिर्फ हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश नहीं लिखा है, मैंने यहां पर क्या लिखा है, कन्वर्सेशनल हिंदी एंड मराठी। दैट मीन्स आई कैन स्पीक हिंदी एंड मराठी, आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी एंड मराठी, थोड़ा बहुत आता है या आई एम गुड एट इट। फ्लुएंट इन इंग्लिश का मतलब अलग है कि आपका इंग्लिश बहुत बढ़िया है, आप बहुत बढ़िया बात कर सकते हो, तो फ्लुएंट इन इंग्लिश लिखा है। तो सिर्फ हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी नहीं लिखना है। इस लैंग्वेजेस के डिस्क्रिप्शन में आपका लैंग्वेज का जो एक्सपर्टाइज है वो क्लियर होना चाहिए। अब दिस इज क्लियर, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज। तो फ्रेशर के लिए और एक जगह है जहां पर आप अपने क्वालिटीज को दिखा सकते हो, अपने रिज्यूमे को एनहांस कर सकते हो। तो इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज में अगेन मैं यहां पर ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैंने ऑलरेडी सीवी के वीडियो में बहुत सारी बातें बताई है कि कौन से टाइप के एक्टिविटीज आप मेंशन कर सकते हो, और अगर एक्टिविटीज आपके पास नहीं थे तो क्या किया जा सकता है। तो इन दैट केस जैसे कि आपके कॉलेज में एनएसएस के कैंप होते हैं, वो एक्टिविटी है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज आपने किया है या आप इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर थे, तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जिसके सर्टिफिकेट शायद नहीं है।
फिलहाल जो आपके सामने यहाँ पर जो एक्टिविटीज मेंशन्ड है उसके सर्टिफिकेट्स है, ये सब कुछ मैंने सीवी में भी डिस्कस किया है। तो कुछ एक्टिविटीज ऐसे हैं जिसके सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, लेकिन अगर आप सच में कुछ एक्टिविटीज ऐसे किए हो तो यहां पर ऐड कर सकते हो। अगर याद नहीं है तो प्लीज याद करो क्या कुछ आपने ऐसा एक्टिविटी किया है जिसको आप एक एनहांस करके अपने रिज्यूमे में ऐड करके अपने रिज्यूमे का वैल्यू बढ़ा सकते हो। एंड वन मोर थिंग यू कैन ऐड, वॉलंटियर वर्क। तो वॉलंटियर वर्क अगेन एनएसएस कैंप में भी वॉलंटियर वर्क होता है। अगर आपने कोई ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया है तो वो भी एक एक्टिविटी है। देखो, ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट करना ये कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है। मैनी पीपल डू ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, ये अलग एक्टिविटी है, तो दैट कैन बी काउंटेड एज एन वॉलंटियर वर्क। तो ऐसे कुछ अलग एक्टिविटीज हैं, तो वो भी आप यहां पर मेंशन करके अपने रिज्यूमे को एनहांस कर सकते हो। सो टू एंड विद द थिंग्स, इन शॉर्ट ये 2 पेज के अंदर खत्म हो चुका है, इससे ज्यादा लेंथ नहीं बढ़ाना है। फ्रेशर का रिज्यूमे 1 से 1.5 पेज के अंदर खत्म होने का चांस है, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जो लिखना है ढंग से लिखना है, अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करना है, जानबूझ के कोई भारी भरकम वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज कुछ पूछा गया तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होना जरूरी है। With this, I end with the video of resume and will come to the last part of interview.